वैक्सीनेशन न लेने के आंदोलन चले, लेकिन भारत अकेला देश है जिसने 220 करोड़ डबल डोज फ्री ऑफ कॉस्ट लगा करके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो आप बताइए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिव सरकार का किस तरीके से उसको पूरा करने का प्रयास हुआ है, ये मैं कोविड के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। पिछले दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियाँ, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहाँ पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूँगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू SC, ST और हमारे OBC, इनके लिए चिंता। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान दे करके विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार है। और जब हम ये विमेन की बात करते हैं, फिर हेल्थ केयर सेक्टर में आप ले लीजिए, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी, फिर डिलीवरी के बाद वैक्सीनेशन, ऑल प्रोग्राम्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल प्रोग्राम्स। उसी तरीके से मैटरनिटी लीव, उसको 12 से 26 वीक तक बढ़ाना विथ सैलरी, विथ पेमेंट, और उसके साथ साथ बच्चे पैदा होने पर उनको मातृ वंदना योजना के साथ फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये सारी चीजें बताती है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो महिलाओं को, फिर चाहे आपने देखा इसरो में भी तस्वीर आई जब चंद्रयान पे उतरा था, तो सबसे ज्यादा आपको वहां पर साइंटिस्ट महिलाएं दिखी थी। अगर आप देखें तो पायलट्स बनाने से लेकर के, आर्मी में कमीशन देने से लेकर के, NDA में भर्ती से लेकर के, अभी NDA से भी पास आउट हो गए हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल में ऑल 73, 76 हमारे जो सैनिक स्कूल थे, 73 सैनिक स्कूल, उसमें उनको एडमिशन मिलना। इसके साथ साथ लखपति दीदी, और लखपति दीदी के साथ साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना। तो समाज के जो वर्ग जिनको थ्रस्ट देना चाहिए था, वो थ्रस्ट देने का काम 11 साल में SC, ST, OBC और हमारे महिला वर्ग को मेन स्ट्रीमिंग करने का काम हुआ है। स्कीम्स के बारे में अगर मैं बात जैसे बार बार कर रहा हूँ कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, उनके आंकड़े रखने लगूँ और स्कीम्स को रखने लगूँ तो बड़ा लंबा समय लगेगा। जब मैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, गरीब कल्याण। अब ये गरीब कल्याण स्लोगन नहीं था, 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले गए, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया। और आंकड़े इस बात पे सबूत है कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये आंकड़े इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं। और उसी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज ड्रॉप्ड बाय 80% डिक्लाइन। प्रधानमंत्री अन्न योजना 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे, फूस के मकान दिखते थे, आज आपको पक्के घर दिखते हैं। इस सड़क पर आप चलते थे, वो हाईवे में, कभी आप हाईवे पर होते थे, कभी हाईवे से नीचे होते थे, अगर आपको उन दिनों की याद हो। आज आप जिस हाईवे पर चलते हो, आपको खुद ही ध्यान में लेना पड़ता है कि अगर डाइवर्जन लेना है तो स्पीड इतनी है कि 2 किलोमीटर पहले से ध्यान में लेना पड़ता है कि आपको गोल है। ये आज हाईवे की स्थिति है। और इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे कहा 4 करोड़ मकान बने हैं और 3 करोड़ ये अगले 5 साल में और बनने, उसका भी सैंक्शन हो चुका है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन,
और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन में 364% हमारा घर का टैप कलेक्शन हम लोग दे पाए। इस तरीके से काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को मेन स्ट्रीमिंग की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसमें भी मेन स्ट्रीमिंग की गई है। और जैसा मैंने कहा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, ये सारी योजनाओं के माध्यम से सारे कामों को आगे बढ़ाया गया है। जीवन फॉर द इंश्योरेंस, मे इट बी फॉर एक्सीडेंट और मे इट बी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इसको भी लगभग 40 करोड़ पीपल हैव बीन कवर। आज 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें कवर हुए हैं। और ये कौन लोग हैं? जो लोग अफोर्ड नहीं करते, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जैसा मैंने कहा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, इस पर विशेष बल दिया। एक उदाहरण मैंने कोरोना का आपको दिया। कोरोना भारत सरकार के साथ साथ जनता ने, बाकी सब जगहों पर नहीं लड़ा है, बाकी सब जगहों पर स्ट्राइक्स हुई हैं। दे हैव रिजेक्टेड द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट। वैक्सीनेशन का भी हो, चाहे लॉकडाउन का भी हो, हर एक मामले में उनको विरोध हुआ है। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल को साथ लेकर के। और अगर मैं बात करूँ तो डीमोनेटाइजेशन, मुझे याद है उस समय हमारे राजनीतिक दल लाभ उठाने के लिए किस तरीके से जनता को उकसा रहे। आप भूल गए, मैं भूलता नहीं, किस तरीके से जनता को उकसा रहे। लेकिन भारत का आम व्यक्ति बैंक के सामने घंटों खड़ा रहा, लेकिन he supported the demonetization. This is people's participation. और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप पर भरोसा होता है तो किस तरीके से जनता बिहेव करती है। अगर मैं बात करूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, यही देश है जहाँ एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एजुकेशन की मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस एक साथ नहीं हो पाती। वहाँ आज हम एजुकेशन पॉलिसी पर एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि कंसल्टेशन इतना वाइड हुआ कि उस कंसल्टेशन के कारण सीमलेस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी 2017 की, आपको पता ही नहीं चला कि नई हेल्थ पॉलिसी आ गई। आपको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं आई। और कंसल्टेशन इतनी वाइड हुई और इतने होलिस्टिक अप्रोच में हुई कि वो सब भी आप लोगों ने देखा है। स्वच्छ भारत अभियान, आपके ही आंकड़े बताते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम। सिर्फ टॉयलेट बनाना ही नहीं, लेकिन हेल्थ के इंडिकेटर से भी ले तो हमको स्वच्छ भारत अभियान का सीधा फायदा दिखता हुआ नजर आता है। जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के उनको जो प्रॉब्लम्स होती थी उसमें डिक्लाइन आ गया है, तो ये सारी बातें हमको जनता के सपोर्ट से मिली है। जब मैं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात करता हूं तो आपने देखा होगा डीबीटी का लगभग 130 टाइम्स ट्रांजैक्शन बढ़ गया है। और उसी तरीके से जैम ट्रिनिटी ने 3.9 लाख करोड़ की लीकेज को रोका। और उसी तरीके से हमारे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन को और उसको भी हम लोगों ने लॉन्च किया ताकि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का प्रोसेस को अडॉप्ट करें और कोई भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर को उसका लाभ मिल सके। प्रगति के माध्यम से सारी स्कीम्स को एक तरीके से कोशिश की गई है कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट जिसके बारे में चर्चा नहीं होती वह भी चर्चा हो और उसको भी सही ढंग से हम जनता के लिए समर्पित कर सके, इस बात का प्रयास हुआ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये स्लोगन नहीं है, जीएसटी इज एन एग्जाम्पल और ये बोल्ड डिसीजन का एक एग्जाम्पल। आखिर जीएसटी के पीछे डेलिब्रेशंस तो सालों से चल रही थी, व्हाई इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। और इम्प्लीमेंटेशन में 17 टैक्सेस, 13 सेसेस, सरचार्जेस को सब्स्यूम किया गया और सभी स्टेट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए और आज टैक्स कलेक्शन 20.8 लाख करोड़ अ ईयर हो चुका है। उसी तरीके से टैक्स डिवोल्यूशन को स्टेट्स को
283% पर। हमारे स्टेट्स, आपको मालूम है कि राजनीतिक कारणों से कुछ लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं स्टेट्स की अनदेखी हो रही है, स्टेट्स की अनदेखी हो रही है। द इंक्रीज इज 283% इंक्रीज। और मैं बतौर हेल्थ मिनिस्टर कहता हूँ कि जब भी कोई है आता है, हम हमेशा सबको बोलते हैं फाइनेंस इज नॉट द प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन इज योर प्रॉब्लम। आप उसको इम्प्लीमेंट करो, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो हम इसको करके दिखा रहे हैं, उसी तरीके से हमारी नीति आयोग की रेगुलर मीटिंग्स होना, चीफ मिनिस्टर का पार्टिसिपेट करना। कोरोना के दौरान 11 फॉर्मल मीटिंग्स हुई। इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सबको साथ लेकर के चलने का मोदी जी का मन और मोदी जी के द्वारा हमेशा उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और स्टेट्स को, और प्रधानमंत्री जी ने तो कई बार कहा है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमको प्रदेशों को आगे बढ़ाना है। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लाने के कॉन्सेप्ट किसके पास है? किसने दिया? ये मोदी जी ने दिया। ये स्टेट्स के ही तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको मेन स्ट्रीमिंग करने का और उनको ताकत देने का काम किया जा रहा है। फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट, और फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट अगर हम कहते हैं तो चाहे वो इंडिया का AI मिशन हो, फिर चाहे वो हमारा स्कीम्स को आगे बढ़ाने का हो, चंद्रयान 3 हो, आदित्य L1 हो, या फिर गंगायान मिशन हो, ये सब देश को फ्यूचरिस्टिक जिसे कैसे देख रहे हैं उसका एक जीता जागता तस्वीर है। और फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विकसित भारत की कल्पना को साकार। उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर समस्या को सामने से कन्फ्रंट किया। He has confronted from the front. कभी इधर उधर की बात नहीं। और आज मैं इसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा। एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत है, लेकिन जब उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था इसका जवाब दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुश्मन को सीधा सीधा संकेत किया। यह पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया। आप सब लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसके वाक्य का अर्थ समझना है। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक। जब पुलवामा की घटना घटी तो आप शब्द याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। इस बार बिहार में पटना में, मधुबनी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें कल्पना से भी बाहर जवाब दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि उनके ठिकाने, टेररिस्टों के ठिकाने और एयरबेस सारे के सारे बियॉन्ड उनकी कल्पना से। तो और ये न्यू नॉर्मल बन गया है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। प्रधानमंत्री जी ने कन्फ्रंट करते हुए सामने से कहा है, एक स्पष्ट रूप में कहा है कि कोई भी टेररिस्ट घटना को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और साफ कहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी बंद करो। और साफ कहा है कि टेररिस्ट और टेररिस्ट को संरक्षण देने वाले में अंतर नहीं समझा जाए। तो हमें समझना चाहिए कि हम, चाहे वो कोरोना की घटना हो, चाहे वो टेररिज्म की घटना हो, किसी भी घटना को कन्फ्रंट इस सरकार ने पिछले 11 सालों में सामने से किया और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अगर मैं लेफ्ट विंग टेररिज्म की बात, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, नक्सलाइट की बात करूं, मैं 6 साल छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं। मैंने कोंटा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट घूमे, अच्छे तरीके से नाइट स्टे किया। मुझे मालूम है कि नक्सलाइट प्रोन एरिया की हालत क्या होगी। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी
the affected districts have declined from 126 to 18 districts. और सारे टॉप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एलिमिनेट हो चुके हैं और हमारा रिडक्शन ऑफ वायलेंस 53% है। जो फेटलिटीज सिक्योरिटी फोर्सेस की होती थी उसका रिडक्शन 72% है और रिडक्शन ऑफ डेथ 70%। तो लगभग हम उसको समाप्त करने की बात। एक समय था कि एक डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि हम बॉर्डर के रोड्स इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि दुश्मनों को आने का मौका मिले। और आज बॉर्डर रोड्स में 8,000 किलोमीटर ये बॉर्डर रोड्स और ब्रिजेस के बनाने का काम और उसको भी परमानेंट ब्रिजेस बनाने का काम लगभग 400 बने हैं। अटल टनल की बात करें, अगर सेला टनल की बात करें या शिकुनला टनल की बात करें, ये मेजर ब्रिजेस हैं जो हमारे को सिक्योरिटी के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है और जो देश की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं, रोड्स, एयरवेज, रेलवेज, ब्रिजेस, तो बड़ी लंबी फहरिस्त है उसकी जो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, चेनाब की चर्चा में जरूर करना चाहिए कि नरसिम्हा राव जी के टाइम पर शिलान्यास रखा गया। देखिए गवर्नमेंट के एक्शन को। नरसिम्हा राव जी के टाइम पर 1995 में रखा गया था और इसको अटल जी ने प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया और पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून को अभी 3 दिन पहले उसको पूरा किया, वो भी। तो इसलिए समस्याओं को टालते रहना ये इस सरकार की न रीति रही न नीति रही। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए कोशिश की कि उनके जीवन में सुधार हो और आज पूरी ताकत के साथ हम विकसित भारत की ओर एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार हैं। पिछले 11 वर्षों में मैंने पहले कहा कि अनइमेजिनेबल, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो काम हुए हैं और इसके साथ साथ पिछले 11 साल में देश को एक विकसित भारत की तरफ ले जाने में और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चल करके आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। और आज 11 साल पूरे होने पर मैंने कोशिश की, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड द होल वर्क डन इन लास्ट 11 years. I have tried to point out some major things and I have tried to highlight the issues, the policies and programs जिनके माध्यम से इस कार्य को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी। अभी अध्यक्ष जी के भाषण के दौरान, प्रेस वार्ता के दौरान ही बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के मैसेज आए हैं सवालों के लिए। इतनी बहुत बड़ी संख्या में आए, हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों का जरूर सवाल आप लोगों के लिए। इसके एकदम बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करना, आप सब लोग उसमें भी आमंत्रित हैं, तो कुछ सवाल जरूर हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के। देवेंद्र पलासर, इंडिया टीवी। देखिए, मैं यही इसी तरीके से देखता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका उद्देश्य कम से कम समझना बड़ा मुश्किल है। ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं तो कहते हैं हम देश के साथ खड़े, बाहर जाते हैं तो प्रश्न खड़े करते हैं और प्रश्न भी वो खड़े करते हैं जो बेबुनियाद है। इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने का काम मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका वो अदा कर रहे हैं।
रामनारायण श्रीवास्तव। हाँ राम। देखिए, पार्टी सक्रिय है और पार्टी एक्टिवेटेड है। जनता में जनमानस बने, इसके बारे में चर्चा हो, ये पीपल्स मूवमेंट भी बने और इनैक्टमेंट भी, हम कमिटेड। नीरज पांडे। नहीं, मैंने यही कहा ना कि उनको आप उनको देखिए, उनकी सारी लीडरशिप को देखिए, चाहे जयराम रमेश, मूल इशू पर कभी भी चर्चा नहीं करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये गलत है क्या? सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं और 11 साल पूरे होने पर पार्टी का जिस पार्टी का नेतृत्व है उसका अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष एड्रेस करता है तो प्रॉब्लम क्या है? और जितना प्रधानमंत्री जी जनता से कन्वर्स करते हैं उतना तो शायद जयराम जी अपनी जिंदगी में किसी से बातचीत नहीं की। अखिलेश सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया। नहीं, देखिए, मैंने फिर कहा कि शब्द ही गैर जिम्मेदाराना है। आप हिमाचल जीत लेते हो, कर्नाटक जीत लेते हो, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप जब चुनाव हार जाते हो तो ये तो बचपन में सुना था ना कि जब जीतने लगो तो हम बहुत अच्छे क्रिकेटर और हारने लगो तो अंपायर गलत है। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है, सोचने का भी कोई तरीका नहीं। और मैं सच बताता हूँ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। आप देखिए, उन्होंने 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चारों में चारों अलग अलग आंकड़े हैं, इतने वोट जुड़ गए, इतने वोट जुड़ गए, हर बार आंकड़े अलग अलग हैं। तो जो इतने कैजुअल अप्रोच के साथ इतनी बड़ी संस्था को अटैक करते हो, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि उनका नेतृत्व कैसा है, क्या करना है, क्या सोचना है, उसके बारे में वो सोचे। बिल्कुल जुड़ा हुआ नाम है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं ऑपोजिशन में रहा हूं। ऑपोजिशन को किस तरीके से सरकार में आना होता है, इसके तरीके अलग होते हैं। अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी। एनडीए पूरा कार्यकाल भी करेगी और अगला कार्यकाल भी करेगी, आप उसको चिंता न करें। दिक्कत यह है कि जिन लोगों को तकलीफ है वो तो हमेशा इस तरीके की बातचीत करते रहेंगे। उनको कोई देश आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े, इसकी चिंता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन इसकी चिंता है कि मेरी पार्टी कैसे आए, हम कैसे आए। ये उनका स्वाभाविक तरीका है, वो स्वाभाविक षड्यंत्र रचने की कोशिश करते रहेंगे। हमारी सरकार मजबूत है और यह 5 साल भी और इसके अगले 5 साल। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। क्षमा प्रार्थी हूँ